तो नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका जीनियस नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं अनिल जांगिड हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मुझे आप बताइए मेरी वॉइस और वीडियो आप तक प्रॉपर आ रहा है या नहीं। अगर सही आ रही है वॉइस तो यस लिखिए, अगर नहीं आ रही तो नो लिखिए, पर जो भी आ रही है बताइए। फिर क्लास शुरू करेंगे। हम हरियाणा जीके की सीरीज में हमने 7-8 टॉपिक देख लिए हैं और आगे के टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और मैं आपके कमेंट ले लेता हूं। सबसे पहले रोशनी जांगड़ा, तो राम राम जी, गुड आफ्टरनून। सोनिया गुड आफ्टरनून जी। लक्ष्मी राम राम। रानी देवी मोस्ट वेलकम। पिंकी यस, धन्यवाद सा। क्लास शुरू करते हैं, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। नो बात नो बकवास, ओनली सीधी क्लास शुरू करते हैं। पीछे की क्लास में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता नाम की एक सभ्यता थी, वो धीरे धीरे खत्म हुई और खत्म होने के कई कारण आते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूकंप के कारण ये नष्ट हो गई, और कुछ कहते हैं बाढ़ के कारण नष्ट हो गई, और कुछ कहते हैं कि ये महामारी फैलने के कारण नष्ट हो गई। जो भी कारण रहे होंगे हमको तो मानना है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं तो बाढ़ से खत्म हुई थी, और नहीं भूकंप से हुई थी, नहीं महामारी के कारण। इस पर बाहरी आक्रमण हुआ था, यानी लोगों ने आक्रमण कर दिया था। और वो लोग कौन थे? तो इतिहासकार कहते हैं वो आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। और आर्यों ने आक्रमण किया और उस सभ्यता को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, और उनकी जगह एक नई सभ्यता आई भारत में, और उस सभ्यता को कहते हैं वैदिक सभ्यता। क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? और वैदिक सभ्यता किस लोगों ने बसाई? तो मैंने बताया है आपको कि आर्यों ने सिंधु सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया, और वो सभ्यता क्या हो गई? खत्म हो गई जी। अब इतिहासकारों के अपने अपने मत है जी। कुछ महामारी बताते हैं और कुछ आर्यों का आक्रमण बताते हैं। अब आप कहोगे सर ये आर्य आए कहां से? ये आर्य कौन थे? कोई आदमी थे, कोई समूह था, कोई लोग थे, कौन थे? तो सुनो फिर, आर्य कौन थे? इतनी बात समझ में आई होगी। सोनू जी मोस्ट वेलकम। कविता जी आपका भी मोस्ट वेलकम। शर्मिला जी गुड इवनिंग जी, हार्दिक स्वागत। तो सुनो मेरी बात एक बार फिर। हमने शुरुआत में देखा कि सिंधु सभ्यता 3 देशों में फैली थी। कितने देशों में? 3 देशों में फैली थी। 3 कौन कौन से देश थे? तो वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ये अपना भारत मान लूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां पड़ता है, क्या पड़ता है भाई? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से ऊपर पड़ता है अफगानिस्तान। ये बात आपके समझ में आई होगी। और इन 3 देशों में एक सभ्यता फैली थी। क्या फैली थी? एक सभ्यता फैली थी इस प्रकार। ये लो जी, इस एंगल में एक सभ्यता फैली थी। क्या बोलते थे उसको? तो सिंधु सभ्यता बोलते थे, यानी हड़प्पा बोलते थे। सिंधु या हड़प्पा बात एक ही है जी। यानी सिंधु सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो हमको 3 देशों से मिले हैं और इस क्षेत्र से मिले हैं। याद रखना। कौन से? इससे। भारत में 917 मिले थे, और हमने तो हरियाणा का देखना था और हरियाणा का देखा था। और माना जाता है इस पर आक्रमण होता है किसका? आर्यों का। किनका? आर्यों का। अब आप कहोगे सर आर्य कौन थे और कहां से आए? ये बात बताओ, फिर आगे की बात करेंगे। तो इससे आगे का क्षेत्र आता है मध्य एशिया। क्या आता है? मध्य एशिया आता है जी। ये लो जी मध्य एशिया। इस मध्य एशिया से आर्य आते हैं। कौन आते हैं? कुछ लोग आते हैं, उनको आर्य बोला गया है हमारी संस्कृति में। कौन आते हैं? आर्य। अब आप ये मत कहना कि सर भारतीय थे आर्य या बाहर के थे। ये मुद्दा है जी। इतिहासकार अपने अपने अनुसार बताते हैं। मैं बताऊंगा किसके अनुसार बता रहा हूं ये बात। तो यहां से आते हैं आर्य। कौन आते हैं? आर्य आते हैं। ये धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ते हैं। और आगे कौन सी सभ्यता थी? कौन सी सभ्यता के लोग रहते थे? सिंधु सभ्यता के लोग रहते थे जी। कौन सी सभ्यता के? सिंधु सभ्यता के लोग रहते थे। और सिंधु सभ्यता के लोगों को माना जाता है इन आर्यों ने खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया इन आर्य लोगों को। किसने? आर्य लोगों ने सिंधु को खत्म कर दिया और यहां पर अधिकार कर लिया जी।
और माना जाता है इस क्षेत्र में 7 नदियां बहती थी। कितनी नदियां बहती थी? 7 बहती थी। और इन 7 नदियों के क्षेत्र में कौन आकर रहने लगे? तो बता देना आर्य। कौन आके रहने लगे? आर्य। और आर्य यहां पर एक नई सभ्यता को जन्म देते हैं। और आर्यों के बारे में जानकारी, और या इस आर्य सभ्यता के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो बता देना वेद। यानी आर्यों की सभ्यता जो विकसित हुई, किस प्रकार लोग रहे और कहां से आए, तो यह जानकारी मिलती है वेदों से। कहां से मिलती है? वेदों से। और वेदों में जानकारी मिलने के कारण इस आर्य सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। पर आप कहोगे सर ये कहां से बताया है आपने कि मध्य एशिया से आए थे और सिंधु सभ्यता को खत्म किया था? तो एक अंग्रेजी इतिहासकार है, नाम है मैक्स मुलर। क्या नाम है? मैक्स मुलर। ये मैक्स मुलर बताता है कि मध्य एशिया से आर्य आए और आकर सिंधु सभ्यता को खत्म कर दिया और एक नई सभ्यता को जन्म देते हैं, जो इतिहास में क्या नाम से जानी जाती है? तो बता देना वैदिक सभ्यता। वेदों में जानकारी होने के कारण इस सभ्यता को क्या कहा गया है? तो वैदिक कहा गया है। अपने अपने मत है जी। अब सिंधु खत्म हो गई, एक नई सभ्यता आई है और उस सभ्यता का नाम होगा वैदिक सभ्यता। क्या होगा? वैदिक सभ्यता। आपने देख लिया था कि पीछे का वीडियो ये? फिर तो ठीक है। आओ चलते हैं स्लाइड पर। माना जाता है कि वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद हमारे सामने आई। बिल्कुल जी, क्योंकि आर्यों ने खत्म कर दिया था कौन सी सभ्यता को? सिंधु सभ्यता को। कारण अलग अलग आते हैं, कुछ कहते हैं महामारी, कुछ कहते हैं भूकंप, कुछ कहते हैं बीमारी, अलग अलग कारण। पर मैक्स मुलर बताता है कि मध्य एशिया से एक जाति आती है। वो कौन होते हैं? आर्य होते हैं। आर्यों ने उस सभ्यता को खत्म किया, आक्रमण किया था। आक्रमण के दौरान सिंधु सभ्यता खत्म हो गई और नई सभ्यता सामने आई, जिसको इतिहास में आर्य सभ्यता बोला जाता है। किंतु वेदों में उल्लेख मिलने के कारण क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता। और ये आर्य कहां से आए थे? तो मैक्स मुलर के अनुसार हमने देखा मध्य एशिया से आए थे और आकर कौन सी सभ्यता को खत्म की? तो बता देना सिंधु को, मैक्स मुलर के अनुसार। तो आगे क्या लिखा है कि वेदों में वर्णन होने के कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। बिल्कुल, वेदों में वर्णन मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वैदिक कहते हैं। आगे बात करेंगे वेद क्या है, कैसे बने, किसने लिखे, पूरी बात करेंगे। और अगला क्या है? यह सभ्यता भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पहली ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। अब आप कहोगे पहली मतलब? तो इससे पहले जो सभ्यता हमारे सामने थी सिंधु सभ्यता, क्या थी? सिंधु थी। सिंधु के बारे में पढ़ा था, तब हमने बात की थी। वो तो शहरी थी। क्या थी? शहरी सभ्यता थी, यानी शहरी लोग थे या नहीं थे? कन्फर्म, क्योंकि इनका कार्य था व्यापार। तो वो कौन से थे? शहरी। पर ये क्या है? ग्रामीण है जी। क्या है? ग्रामीण। अगर इनका कार्य पूछे तो गांव में क्या होता है जी? कृषि कार्य होता है और पशुपालन होता है, यही कार्य होगा। तो याद रखना, वैदिक सभ्यता भारत की क्या मानी जाती है? पहली ग्रामीण सभ्यता, यानी गांव में लोग निवास करते थे, सिंधु के शहर में यानी सिटी। और अगला क्या है? वेदों में, यानी इस सभ्यता के बारे में जानकारी वेदों से मिलती है। हमको लिखा हुआ एक एक चीज लिखी हुई मिलती है। तो वेदों में इस सभ्यता के संस्थापक आर्य बताए हैं, यानी जो ये सभ्यता बनी थी, किसने स्थापना की थी? तो आर्यों ने की थी। आर्य कहां से आए? मध्य एशिया से आए थे और आकर सिंधु को खत्म करते हैं और नई सभ्यता को जन्म देते हैं। तो आर्यों को संस्थापक बताया है। तो पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। कौन थे? आर्य। और मैक्स मुलर कहता है कि ये तो आए थे मध्य एशिया से। आगे बात करेंगे और विद्वान भी क्या बताते हैं। और आप कहोगे सर इस आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है जी? इसका होता है उच्च या श्रेष्ठ। क्या? उच्च या श्रेष्ठ होता है आर्य का। ये बार बार पूछा गया है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना क्या होता है? उच्च या श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन में उच्च भी आ सकता है या श्रेष्ठ भी आ सकता है, याद रखना। आओ, हमने शुरुआत में देखा कि इस सभ्यता की जानकारी वेदों से मिलती है। कहां से मिलती है? वेदों से मिलती है। और वेद कुल 4 है। चारों वेदों के बारे में एक एक चीज देखेंगे। अब आप कहोगे सर वेद का मतलब क्या होता है? हमारे गांव में तो डॉक्टर को वेद बोलते हैं। नहीं जी, वो वेद अलग होते हैं, ये वेद अलग है। ये 4 ग्रंथ है भारत के प्रसिद्ध। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। किसका भंडार?
ज्ञान का भंडार, जैसे हमारे विनोद सर है, उसी तरह वेदों को क्या बोला जाता है? ज्ञान का भंडार बोला जाता है। और वेदों में कौन सी सभ्यता की जानकारी मिलती है जी? वैदिक सभ्यता की मिलती है। और आपसे क्या पूछा जाएगा? तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेदों की रचना किसने की? वेदों की रचना पूछी जा सकती है किसने की, और आपके भी मन में आएगी कि सर 4 वेद है, चारों की रचना किसने की? वैदिक सभ्यता की जानकारी वेदों से मिलती है, पर रचना किसने की? तो बता देना रचना किसने की। इनकी रचना की बात करें तो माना जाता है भगवान ने लिखे हैं, खुद ने। किसने लिखे हैं? भगवान ने, यानी देवताओं ने लिखे हैं। किसने? देवताओं ने। ये याद रखना, पुरुषों ने इनकी रचना नहीं की, यानी मानव ने रचना नहीं की। तो इसको क्या बोला जाता है? अप्रोच्य बोला जाता है, यानी पुरुषों द्वारा रचना नहीं हुई है। खुद देवताओं ने किसकी रचना की है? वेदों की है। किसकी? वेदों की है। अगर आपसे पूछे कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, क्या संकलनकर्ता, एक एक बात कहां से किसने उठाई थी, तो बता देना किसने? वेद व्यास ने। पर लिखे किसके द्वारा गए थे? यानी देवताओं द्वारा, पुरुषों द्वारा नहीं लिखे गए थे, इसलिए क्या बोला जाता है? अपुरुषीय बोला जाता है। और संकलन किसने किया था? एक एक चीज को सही सिस्टमेटिक ढंग से किसने जमाया था वेदों में, तो बता देना किसने? वेद व्यास ने। और वेद व्यास का तो चर्चा बच्चा बच्चा करता है, क्योंकि क्या लिखी थी? महाभारत लिखी थी। क्या लिखी थी? महाभारत। अलग अलग विद्वान अलग अलग जगह बताते हैं। कुछ तो कहते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे लिखी थी, कुछ कहते हैं सरस्वती तथा गंगा के संगम पर, और कुछ कहते हैं कि पुष्कर झील पर लिखी थी। पर जहां भी लिखी, पर लिखी किसने थी? वेद व्यास ने। और वेद व्यास हमारे इतिहास के क्या है? जनक है, यानी भारत के इतिहास के क्या है? इतिहास के जनक बोलो या पिता बोलो, बात एक ही है जी। कहीं पिता भी आता है और कहीं जनक भी आता है। तो वेदों के बारे में देखा, वेदों का अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। वेदों की रचना पुरुषों द्वारा नहीं हुई है, देवताओं ने की है। और संकलन किसने किया था? महर्षि वेदव्यास ने। आओ, अब हमने शुरुआत में बात की थी कि आर्य आए थे मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। मैक्स मुलर लिखता है अपनी बुक में कि आर्य एक जाति है जो मध्य एशिया से आती है और आकर भारत में और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में जो क्षेत्र है, भाई ने भारत ही लिखा है, क्योंकि पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे भारत का हिस्सा था। तो लिखा है कि आर्य आते हैं मध्य एशिया से, मिडिल एशिया से या सेंट्रल एशिया से, और आकर सिंधु सभ्यता पर आक्रमण करते हैं, और सिंधु सभ्यता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। उसकी जगह ये आर्य राज करने लगते हैं, आर्य स्टेब्लिश हो जाते हैं, और उस सभ्यता की जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए क्या कहा जाता है? वैदिक कहा जाता है। तो मध्य एशिया से कौन बताता है? तो याद रखना, मध्य एशिया से उत्पत्ति कौन बताता है? आर्यों की। तो मैक्स मुलर बताता है। इंपॉर्टेंट है जी, ये बात बार बार याद रखना। यानी मैक्स मुलर कहता है कि आर्यों का मूल स्थान कहां था, मूल कहां से उठकर आए थे, तो बता देना कहां से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया आप जानते होंगे, अभी तो बात की थी हमने, ये भारत से ऊपर, पाकिस्तान से ऊपर, अफगानिस्तान से ऊपर जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वो क्षेत्र है, वो मध्य एशिया का है। क्या है? मध्य एशिया का है, यानी सेंट्रल एशिया। यहां से आर्य आए थे। मूल स्थान आर्यों का क्या था? मध्य एशिया था। भाई ने तो यह भी लिखा है कि आर्य एक कबीला तो कहां लेकर आते हैं? हमारे भारत में लेकर आते हैं। कहां लेकर आते हैं? भारत में। और दूसरा कबीला कहां चला जाता है इनका? तो यूरोप में चला जाता है। कहां चला जाता है? पर हमको तो यूरोप नहीं भेजना जी, हमको तो भारत में लाना है, चाहे किसी तरह लाओ। और भाई लिखता है कि आर्य भारत में आते हैं, इनको शौक था घुड़सवारी का। किसका? घुड़सवारी का। और क्या था तो बता देना। भाई कहता है कि ये तो संस्कृत बोलते थे। क्या बोलते थे? संस्कृत। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्यों की भाषा क्या थी, लैंग्वेज क्या थी, तो क्या थी? संस्कृत। और क्या करते थे? घुड़सवारी। अब हमने पूछा कि घुड़सवारी पर चढ़कर क्या करते थे, तो भाई ने बताया कि युद्ध करते थे। क्या करते थे? यानी इनको युद्ध भी प्रिय था, घुड़सवारी भी प्रिय थी। और बोली कौन सी, भाषा कौन सी? तो संस्कृत थी। अब और पूछोगे आप, और भी इनको बहुत चीजें फेमस थी। हथियार रखना, क्या रखना? हथियार रखना। अब आप पूछोगे कि सर हथियार किसके रखते थे, तो ये बात याद रखना, लोहे के। किनके?
लोहे के, यानी भारत में लोहे की खोज हो चुकी है जी। किसकी खोज हो चुकी है? लोहे की। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम लोहा हमको किस सभ्यता में दिखाई देता है, तो सबसे पहले ऑप्शन आएगा सिंधु, 2 नंबर पर आएगा वैदिक, फिर आएगा ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? सिंधु होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग किसके बारे में जानकारी नहीं रखते थे? लोहे के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। ये विशेष बात याद रखना। तो लोहे की खोज कब हुई? वैदिक सभ्यता में, यानी आर्यों के आगमन के साथ भारत में किसकी खोज होती है? लोहे की। लोहे का यूज करते थे। और ये बात किसने बताई थी? मैक्स मुलर ने। अब हमारे तो पंचायत की तो कमी नहीं, घर घर में एक पंचायती है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है ये तो अंग्रेज है, मैं बताऊंगा कहां से आया। तो दूसरा व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक। कौन था? बाल गंगाधर तिलक कहता है उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब भाई ने बता दिया तो हमको याद रखना पड़ेगा कहां से आए थे। आगे वही बात है कि सिंधु को खत्म करते हैं और एक वैदिक सभ्यता सामने आती है। और एक व्यक्ति आता है गंगानाथ झा। कौन आता है? और भाई ने कहा चाहिए बाप की सौगन लागे, हरियाणा का खटेगा, हरियाणा का। यानी इनका मूल प्रदेश कौन था? कौन सा था? हरियाणा था। किसने बताया? गंगानाथ झा ने। यानी हरियाणा का प्राचीन नाम क्या मिलता है हमको? तो यहां क्या लिखा है? तो भाई ने बताया मूल स्थान क्या है? हरियाणा है। किसने? गंगानाथ झा ने बताया है। याद रखना, पर वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है? मैक्स मुलर वाला। और ऊपर नाम आ रहा है दयानंद सरस्वती का। और दयानंद सरस्वती बताते हैं तिब्बत से आए हैं। कहां से आए हैं? तिब्बत से आए हैं। तो आज आप सर्च करना गूगल पर, तिब्बत कहां पड़ता है, मध्य एशिया कहां पड़ता है, उत्तरी ध्रुव कहां है? ये तो अपना हरियाणा है। सोचने की जरूरत नहीं। भाई ने बताया कि हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र को मूल स्थान माना जाता था आर्यों का। स्वामी जी ने क्या कहा है? तिब्बत बताया है। क्या बताया है? तिब्बत है। स्वामी जी के बारे में याद रखना, आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन से समाज के? आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की आज भी अलग अलग संस्थाएं चलती है हरियाणा के अंदर। आप में है क्या कोई आर्य समाजी? बताना कमेंट करके बताओ सा आप में से है कोई ऑनलाइन वालों में आर्य समाजी? फिर मैं बात करूंगा वैदिक। बिल्कुल जी, बताओ कमेंट करके आर्य समाजी है क्या? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी स्वामी जी द्वारा, पर आर्यों को स्वामी जी ने कहां का बताया है? तो बता देना कहां का? तिब्बत का बताया है। कहां का? तिब्बत का है क्या जी? रेखा बता रही है नहीं, सुरेश बता रहे हैं नहीं, सीमा जांगिड़ राम राम जी, मोस्ट वेलकम आपका। कोई बात नहीं जी, पर आर्य समाज शिक्षा पर बल देता है। पर कौन सी शिक्षा पर? वैदिक शिक्षा पर। गुरुकुल पद्धति में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। भारत में पुनः गुरुकुल स्थापित होना चाहिए। ये कौन बल देता है? तो आर्य समाज देता है। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नोट लगा के लिख लेना नीचे कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है। ठीक है सा। ये आर्यों के बारे में देख ली। और आर्यों के बारे में जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। अब बात कर लें वेदों की। कर लें क्या? तो सुनो फिर। कुल वेद कितने हैं? 4 है। ये सबको पता है, हमने कई बार बात कर ली वेदों के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है, यह अनुमानित समय है, कन्फर्म नहीं है जी। आगे पीछे भी हो सकता है, किंतु याद हमको यही रखना है। अब आप ये मत सोचना खुद के अनुमान से लिख के लाया, नहीं। लिखा तो किताब से है, जो हमारे इतिहासकार है वो बताते हैं कि ये अनुमानित समय है। इसके बीच में कौन सी सभ्यता हुई? वैदिक सभ्यता हुई। कौन सी हुई? वैदिक सभ्यता। सिंधु पट्टी जब हमने चर्चा किया था कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर कब तक थी? 1750 ईसा पूर्व के मध्य थी। यह भी अनुमानित है। अब माना जाता है कि 1750 के आसपास और 2350 के आसपास, इनके बीच का समय सिंधु सभ्यता का गोल्डन टाइम माना जाता है। और इसके बाद धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ। क्या होना हुआ?
पतन, अब पतन के कारण वही है, कुछ कहते हैं बीमारी, कुछ कहते हैं आर्य, पर यहां देखो क्या आ रहा है 1500 और इधर 1750, तो हो सकता है आर्यों का आक्रमण हुआ हो और धीरे धीरे सिंधु सभ्यता को पूरी को खत्म कर दिया, क्योंकि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, 13 लाख का एरिया एक दिन में तो खत्म होगा नहीं, टाइम लगेगा, तो हो सकता है आर्यों ने खत्म किया हो। पर जो भी हो, अलग अलग मत है, मैं ऐसा सीधा तो नहीं कह सकता कि आर्यों ने खत्म किया था, क्योंकि हम खुद आर्य हैं। जो आज भारत में कुछ लोग रहते हैं, जनरेशन है, वो खुद को आर्य मानती है, मैं खुद को भी आर्य मानता हूं भाई, तो ऐसे कैसे कह दें कि आर्य आकर खत्म करते हैं। पर इतिहासकार कहते हैं कि आर्यों ने सिंधु सभ्यता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो आर्यों का समय माना जाता है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, याद रखना। सिंधु का माना जाता है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, अनुमानित समय याद रखना। तो वैदिक सभ्यता का काल कौन सा है या समय कौन सा है बताना? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। और वैदिक सभ्यता की जानकारी कहां से मिलती है? वेदों से मिलती है। और इस सभ्यता को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा है। वेद कुल 4 है, पर सभ्यता को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। अब आप कहोगे सर 2 भागों में कैसे बांटा है, थोड़ा ढंग से बताओ, समझ में नहीं आ रहा। तो टाइम क्या है पूरी वैदिक सभ्यता का? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, याद रखना, ईसा पूर्व लगाना है आपको। और इस पूरे टाइम को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। और जानकारी मिलती है कहां से? वेदों से। और वेद है 4। पर वैदिक सभ्यता को कितने भाग में बांटा है, या वैदिक काल को कितने भागों में? 2 में बांटा है। अब देखो 2 कौन कौन से? एक तो है ऋग्वेद काल, एक है उत्तर वैदिक काल। यानी कुल समय हमने देखा कि 1500 बीसी से लेकर, यानी ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को क्या माना जाता है? वैदिक काल माना है। क्या माना है? वैदिक काल माना है। और वैदिक काल की जानकारी कहां से मिलती है? वेदों से मिलती है। और वैदिक काल को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। जिस काल की जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है, किससे? ऋग्वेद से मिलती है, उसको क्या कहा गया है? ऋग्वेद काल। अब आप कहोगे कौन से काल की? समय कौन सा है? पूरे का समय है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी, यानी ईसा पूर्व। और इस ऋग्वेद काल में मिलता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच की जानकारी मिलती है। और इस काल को हमने क्या कहा है? ऋग्वेद काल कहा है। क्या कहा है? ऋग्वेद काल। वैदिक काल पूरा देखे तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। और इसको 2 भागों में बांटा है। यानी जो पहले का काल है, पहले 500 सालों की जानकारी कहां से मिलती है हमको? ऋग्वेद काल से मिलती है। किससे? ऋग्वेद काल से। तो ऋग्वेद में जानकारी मिलने के कारण क्या बोल दिया? ऋग्वेद काल। और बाद में 3 वेद और लिखे गए। पहले ऋग्वेद लिखा गया था और बाद में 3 वेद लिखे गए। और इन 3 वेदों को हमने क्या बोल दिया? उत्तर वैदिक काल। यानी 3 वेदों में जानकारी मिलती है, इस कारण क्या बोला गया? उत्तर वैदिक काल। और इस उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से हमने खत्म किया है, इधर 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी, यानी ईसा पूर्व। ये बात आपके समझ में आई क्या? कुल वेद 4 है और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है। पहला माना जाता है ऋग्वेद काल। और इस काल की जानकारी हमको कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। और इसका समय पूछ ले तो बता देना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। इसका समय 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। यहां 3 वेद लिखे गए। कौन कौन से? तो बता देना, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इधर कौन सा लिखा गया? तो ऋग्वेद एक ही लिखा गया है जी। ये बात आपके समझ में आई क्या? मुझे ये बता दो। बताओ ऑनलाइन वालों, आप बताओ आपका क्या विचार है? आ गई क्या? आप इतने खामोश क्यों हो जी? कुछ की तो बातों में नहीं दम नहीं बैठता और कुछ की
खामोशियां खा जाती है, आपकी खामोशी मुझे खाई जा रही है। बात समझ में आई है या नहीं बताओ, फिर अगला पेज निकालते हैं, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। और सबसे प्राचीन वेद यानी ऋग्वेद काल की जानकारी हमको कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। तो आपसे पूछा जाएगा कुल वेद कितने हैं? 4 वेद है। अगर दिनमान अच्छे हो तो ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, वो इतना ही पूछेगा वेद कितने हैं। तो कितने हैं? 4 याद रखना। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है जी? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि भारत की प्रथम पुस्तक है। कौन? ऋग्वेद है। भारत की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है जी? ऋग्वेद है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो भी आपको क्या बताना है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। अब आप कहोगे प्राचीन की छोड़, ये तो याद हो जाएगा। तो ये बता इसमें जानकारी क्या मिलती है, जानकारी के बारे में बता। तो जानकारी बताता हूं मैं आपको क्या मिलती है। तो इसके अंदर मंडल बने हैं। क्या बने हैं? मंडल बने हैं। और कुल मंडल कितने हैं जी? 10 है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो बता देना कितने मंडल है जी? 10 है जी। क्या है? 10 तो मंडल है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूक्त कितने हैं, क्या सूक्त है? ये लो जी सूक्त है। सूक्त बता देना 1028 है। कितने हैं? 1028 सूक्त मिलते हैं। और मंडल कितने हैं? 10। और इन 10 मंडलों में अलग अलग जानकारी मिलती है। हम 10 अध्याय मान सकते हैं जी, सीधी सीधी बात यही है। अब आप पूछोगे कि जानकारी क्या मिलती है, वो बताओ इन 10 मंडलों में। आपसे सीधा पूछा जाएगा कितने मंडल है, कितने सूक्त है, याद रखने पड़ेंगे। तो 10 मंडल है और 10 मंडलों के अंदर अलग अलग जानकारी मिलती है। हमको तो जो महत्वपूर्ण है वही मंडल याद रखने हैं। तो सुनो फिर, महत्वपूर्ण कौन से हैं? इसके अंदर कुल मंडल कितने हैं जी? कुल मंडल है 10। कितने मंडल है? 10। याद रखना 10 मंडल में आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से गायत्री मंत्र की, कौन से मंत्र की? गायत्री मंत्र की जानकारी कौन से मंडल से मिलती है, यानी गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तो कौन से में है? याद रखना कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में है। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र आप सबने सुना होगा। सुना होगा या नहीं सुना? सबने सुना है। कुछ आए या नहीं आए, पर गायत्री मंत्र सबको आता है। और कहां मिलता है? तीसरे मंडल में। और कौन से वेद में? ऋग्वेद में। अगर दिनमान अच्छे हो तो पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में है, तो कौन से में है? अब यही नहीं पूछे तो अगला पूछेगा कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। फिर आइए, आर्य एक पेय पदार्थ पीते थे। क्या पीते थे? पेय पदार्थ। और उसका नाम था सोमरस। क्या? सोमरस। और सोमरस आप सभी जानते होंगे। जानो सारा? नहीं जानते? हाँ सही है, सोमरस सभी जानते होंगे। अब ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं बीच में बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि क्या क्या पढ़ाता है क्लास में। तो आपको क्या याद रखना है? सोमरस। सोमरस क्या था? आर्यों का पेय पदार्थ था। किनका? आर्यों का पेय पदार्थ था। यानी अपनी चाय है, ऐसे आर्य क्या पीते थे? सोमरस पीते थे। और सोमरस का वर्णन मिलता है कौन से मंडल में? 9वें मंडल में। कौन से मंडल में? 9वें मंडल में। कुल 10 मंडल है। तीसरे में गायत्री मंत्र। और 9वें मंडल में क्या मिलता है? अब बात कर लें 10वें की। लोग कहते हैं कि शराब पीते हैं लोग, ऐसे पीते हैं। हमारे तो शराब का चर्चा वेदों में मिलता है जी। वेदों में मिलता क्या है? ठेका तक बताया है कि ठेका कहाँ है। तो हिमालय की एक चोटी है। क्या? हिमालय की एक चोटी है जिसका नाम है, क्या नाम है बताओ? सोमरस तो मिलता है हिमालय की चोटी से, पर उस चोटी का नाम क्या है? पंचमुंड चोटी। क्या है? पंचमुंड चोटी है जी। बिल्कुल सबके
कमेंट आ रहे हैं, कुछ तो स्टिकर भेज रहे हैं गिलास का, मतलब बात यही है कि दूध की बात कर रहे हो आप शायद। मैं तो शराब का नाम लूंगा नहीं आज, क्योंकि के बार है, अच्छा गुरुवार है, मैं तो गुरुवार को भी कौन लूँ शराब को नाम, ठीक है। तो सोमरस के अंदर कौन से मंडल के अंदर सोमरस का वर्णन मिलता है, तो बता देना 9वें में, और गायत्री मंत्र 3रे में। अब बात कर लें 10वें की, किसकी बात कर लें, 10वें की। और 10वें मंडल के अंदर क्या मिलता है जी, तो बता देना 10वें मंडल के अंदर वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। किसका, वर्ण व्यवस्था। सुना होगा वर्ण व्यवस्था के बारे में आपने, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, सुना है 4 वर्ण है। कितने वर्ण है कुल, 4 है। पर ऋग्वेद में के कौन से मंडल में मिलता है वर्णन, 10वें में मिलता है जी। किसका, वर्ण व्यवस्था का जिक्र। याद रखना 4 वर्ण है। कितने वर्ण है, पहला कौन सा है जी, ब्राह्मण, दूसरा कौन सा है, क्षत्रिय, और तीसरा वैश्य, और लास्ट बच गया वो शूद्र। क्या, शूद्र। 4 वर्ण बनाए गए हैं हमारे वेदों के अंदर। पहला कौन सा है, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र। काम भी लिखा गया है कि ब्राह्मण क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, वैश्य क्या करेगा और शूद्र क्या करेगा। यहां लिखा गया है कि ब्राह्मण क्या करेगा, धार्मिक काम करेगा, यानी यज्ञ हवन करेगा। क्या करेगा, यज्ञ हवन करेगा, धार्मिक काम करेगा। क्षत्रिय क्या करेगा, देश की रक्षा करेगा। किसकी, देश और धरती की रक्षा करेगा। और वैश्य क्या करेगा, ये व्यापार का काम करेगा। क्या करेगा, बाजार या कुछ भी काम करेगा, ठीक है, कृषि कार्य, व्यापार, हर काम करेगा। और शूद्र क्या करेगा जी, शूद्र इन तीनों की सेवा करेगा। क्या करेगा, तीनों की सेवा करेगा। कहां लिखा गया है, ऋग्वेद में। और कौन से मंडल में, 10वें मंडल में। अब आप कहोगे हम कैसे लिखें, ये बता पहले, तो सुनो। शुरुआत में क्या है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसी तरह लिखना है। और हरियाणा का किस नाम से उल्लेख हुआ है, तो रज हरियाणा नाम से हुआ है। हमने पहले भी देखा, और यह भी यहां भी लिख लेना क्योंकि काम आएगा। फिर मंडल कितने हैं कुल, आगे 10 लिख लेना। कितने, 10। और आगे नाम आ रहा है गायत्री मंत्र। क्या आ रहा है, गायत्री मंत्र। तो आप कैसे लिखोगे, तो लिख देना सावित्री को समर्पित मंत्र, जो 3रे मंडल में वर्णित है। कौन से में, 3रे मंडल में वर्णित है, यानी 10 कुल है, और 3रे में कौन सा है, गायत्री मंत्र। याद रखना। आओ, आपसे पूछा जाएगा कि वर्ण व्यवस्था के बारे में कौन से मंडल में जानकारी मिलती है, कौन से में, 10वें में। तो जैसे गायत्री मंत्र लिखा था, उसी तरह आपको नीचे हेडिंग लगानी है। क्या लगाओगे, हेडिंग का नाम क्या होगा, तो लिख लेना सोमरस से। क्या, सोमरस से। आगे लिखना है आर्यों का पेय पदार्थ जिसका वर्णन या उल्लेख, वर्णन 9वें मंडल में मिलता है। ऐसे पूछेगा कौन से में मिलता है या कौन से में नहीं मिलता, और नीचे नाम लिखना वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था का जिक्र कहां मिलता है, तो बता देना ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और कितने वर्ण थे, 4 वर्ण थे, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का हमको उल्लेख मिलता है। बात इतनी लिखनी है, आगे लिखो तो लिख लेना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों के नाम लिख लेना। यही इसकी महत्वपूर्ण बात थी। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदों के अंदर आर्यों की पवित्र नदी, क्या पवित्र नदी, तो आप बता देना कौन सी थी, सरस्वती। क्या थी, सरस्वती। ये याद रखना, ऐसे ही लिख लेना आर्यों की पवित्र नदी। ऋग्वेद के अंदर पता चलता है हमको कौन सी है, तो बता देना कौन सी है, सरस्वती है जी।
ऋग्वेद के बारे में आपको इतनी जानकारी मेरे ख्याल से बहुत है, या और दूं कुछ? एग्जाम की दृष्टि से तो इतनी महत्वपूर्ण है, बाकी आप कहोगे तो और बता देंगे जी। बताओ, मंडल की बात हो गई। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा मंडल क्या, सबसे बड़ा मंडल, तो बता देना कौन सा है? 10वां। कौन सा है? 10वां। और छोटा पूछे तो बता देना कौन सा है? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। बस इतनी याद रखना, बड़ा और छोटा, और कौन से में किसका कुल है 10। इसमें तीसरे मंडल में जानकारी मिलती है गायत्री मंत्र की, और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो बता देना सूर्य तथा सावित्री को। किसको? सूर्य तथा सावित्री को। और रचना किसने की थी गायत्री मंत्र की? तो बता देना भगवान विश्वकर्मा ने। किसने? भगवान विश्वकर्मा ने की थी। और इसके बाद हमने देखा सीधा 9वां मंडल। 9वें मंडल में जानकारी किसकी मिलती है? किसकी? तो बता देना सोमरस की। किसकी? सोमरस की। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। बाद में लिख लेना सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां। और छोटा कौन सा है? दूसरा है। ठीक है, यह थी ऋग्वेद की जानकारी। आओ वापिस चलते हैं। पहला वेद हमने देखा, अब बात करेंगे दूसरे वेद की। दशराग युद्ध की बात हो रही है, तो बता देना कौन से पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था? कौन सी नदी के किनारे? पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध का वर्णन कौन सी नदी के किनारे? तो बता देना पुरुषणी के किनारे। और कहां मिलता है? तो बता देना कहां? ऋग्वेद में। कहां मिलता है? ऋग्वेद में। आगे लिख लेना पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया। एक मिनट रुको, कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाता है जी। तो याद रखना ऋग्वेद के बारे में सबसे प्राचीन है, आर्यों की जानकारी मिलती है, और आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और ग्रामीण लोग थे। क्या थे? ग्रामीण थे। ये बात आपको विशेष याद रखनी है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो चलें, आओ अगली स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पवित्र नदी की बात होगी तो सरस्वती का नाम लेना है आपको। रिप्लेस कर दो। तो हमने वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा शुरू किया था। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे भारत में सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु थी। क्या थी? सिंधु थी। और सिंधु के हमने स्थान देखे अलग अलग, राखी गढ़ी, बनावली, बिडराना, सब स्थान देखे, हमको याद भी होगा। याद नहीं है तो पीछे की क्लास देखना। और फिर इस सभ्यता का पतन माना जाता है 1750 के आसपास शुरू हो जाता है। कब? 1750 ईसा पूर्व के आसपास खत्म हो जाता है। और वैज्ञानिक इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं। क्या मत देते हैं? तो याद रखना, मैक्स मूलर बताता है कि मध्य एशिया से एक जाति आती है। कौन आती है? एक जाति आती है आर्य, और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च। क्या होता है? श्रेष्ठ या उच्च। वो सिंधु सभ्यता के लोगों पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण के दौरान सिंधु सभ्यता खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और खत्म होने के बाद यहाँ पर एक नई सभ्यता विकसित हुई, जो किसके द्वारा विकसित की गई? आर्यों के द्वारा। किन के द्वारा? आर्यों के द्वारा। और इतिहास में वो सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? वैदिक सभ्यता। अब आप कहोगे सर आर्यों द्वारा विकसित और वैदिक कैसे नाम? तो वैदिक कैसे? कि आर्यों की सभ्यता की जानकारी वेदों से मिलती है। कहां से मिलती है? वेदों से मिलती है। और वेद कितने हैं? तो बता देना 4। कितने हैं? 4। और वैदिक सभ्यता के काल को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग है ऋग्वैदिक, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल।
और ऋग्वेद काल की जानकारी हमको मिलती है ऋग्वेद से, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी 3 वेदों से मिलती है। कितने वेदों से? 3 वेदों से। पहले वेद का नाम है यजुर्वेद, दूसरे का सामवेद, तीसरे का अथर्ववेद। तो हम अगला वेद देखेंगे। अब ऋग्वेद की जानकारी हमने ली कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन हमारे भारत का वेद माना जाता है। तो हमने देखा कि ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और सबसे प्राचीन वेद है, और कुल 4 है। ऋग्वेद के अंदर हमने देखा कि आर्यों की सबसे पवित्र नदी बताया गया है किसको? सरस्वती को। और आपसे पूछा जाए कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो बता देना क्या थी? संस्कृत थी। और आपसे पूछा जाए कि आर्य शहरी थे या ग्रामीण, तो बता देना क्या थे? ग्रामीण थे। ये बात अब तक पढ़ी हमने। चलो अब शुरू करते हैं अगला वेद। क्या करते हैं? अगला वेद। पहला ऋग्वेद आपके समझ में आया होगा, अगर अब भी नहीं आया तो आपको देवता समझाए तो भी नहीं आएगा जी। तो आओ बात करते हैं अगले वेद की, यजुर्वेद। किसकी? यजुर्वेद। और यजुर्वेद में किसकी जानकारी मिलती है? तो यजुर्वेद में विशेष जानकारी किसकी मिलती है? जो आर्य लोग थे ना, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जानकारी क्या मिलती है कि आर्य लोग मंत्र और हवन ये किस प्रकार करते थे, यानी आर्यों के मंत्रों की जानकारी मिलती है। आर्यों की धार्मिक प्रक्रिया की जानकारी मिलती है कि धार्मिक कार्य क्या क्या करते थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि यजुर्वेद में क्या जानकारी मिलती है, तो बता देना क्या मिलती है जी? मंत्रों संबंधित, यानी यज्ञ हवन मंत्रों की जानकारी कहां से मिलती है? अब आप कहोगे कि सर शादी में जो मंत्र बोले जाते हैं वो कहां से बोले जाते हैं? बिल्कुल यहीं से बोले जाते हैं। कहां से? यजुर्वेद से। अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो हो जाएगी, और मंत्र पढ़े तब पंडित जी को रोकना कि रुको पंडित जी बताओ आप ये मंत्र कहां से पढ़ रहे हो, तो पंडित जी आपको बताएंगे। अगर पढ़ा लिखा हुआ तो कहेगा कि यजुर्वेद से पढ़ रहे हैं। कहां से पढ़ रहे हैं? यजुर्वेद से। और पंडित जी से वापिस पूछना कि पंडित जी पहला वेद कौन सा है ये बताओ, तो पंडित जी कहेंगे ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। फिर आप पूछना कि ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है या वेदों से किसकी जानकारी मिलती है, तो पंडित जी बताएंगे वैदिक सभ्यता से। किससे? वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। और पंडित जी मेरे जैसा हुआ तो आपको पलट के जवाब भी दे सकता है, जिक्के पढ़ने आया है या फेरे लेने आया है, पता नहीं, वो कह भी सकता है। तो आपको याद रखना है यज्ञों की मंत्रों की जानकारी कहां से मिलती है? यजुर्वेद से। अब बात शादी की हो रही थी तो याद रखना वेदों में 8 प्रकार की शादी का वर्णन किया है। कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की। अब आपके मन में आएगा कि सर चलो बढ़िया बात है, 8 प्रकार की शादी का चर्चा हुआ है, पर लव मैरिज का बताओ हुआ है या नहीं? हुआ है जी। किसमें? वेदों में हुआ है। और लव मैरिज को वेदों में क्या बोला गया है? गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह। तो घर वालों को बोलना मत कि वेदों में भी चर्चा हुआ है हम भी करेंगे, ना जी ना। जो करे रुकते बेरुखी वो फूल कदे ना खिल सकता, जो करे रुकते बेरुखी वो फूल कदे नहीं खिल सकता। और परिवार तो ज्यादा प्यार तने और कितने नहीं मिल सकता। परिवार तो ज्यादा प्यार खड़े ही कौन मिले, चक्कर में ना जी उखटे गंधर्व विवाह है, फोड़ा पड़ेगा जिंदगी भर। तो यज्ञ से संबंधी जानकारी कहां से मिलती है? यजुर्वेद से। और क्या जानकारी मिलती है? कर्मकांड की जानकारी। कौन से की? कर्मकांड, यानी यज्ञ हवन की बात हो रही है जी। किसकी? यज्ञ हवन की। अब कुछ लोग कह देते हैं मेरे जैसे कि ये पंडित जी तो लूट रहे हैं, ये तो कर्मकांड करवा रहे हैं। तो कर्मकांड की भी जानकारी कहां से मिलती है? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। किसमें? पद्य और गद्य में, दोनों में लिखा गया है। हिंदी आपने पढ़ी होगी, रहीमन धागा प्रेम का तोड़ो मत पढ़ी होगी। तो वो कौन से में लिखी जाती थी? पद्य में लिखी जाती थी या गद्य में लिखी जाती थी? जो दोए होते हैं वो पद्य में होते हैं या गद्य में होते हैं? किस में होते हैं? पद्य में होते हैं। और जो कहानियां होती है वो किस में लिखी जाती है? गद्य में लिखी जाती है। तो इसके एक लाइन में तो मंत्र लिखे होते हैं और नीचे उनका वर्णन होता है जी कि किस प्रकार पढ़ना चाहिए और कितनी बार पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि जी चाहे तभी पढ़ ले, ऐसा नहीं हो सकता। अब शादी वाले मंत्र है, पंडित जी पढ़ने लगे, मृत्यु पर गड़बा नहीं पकड़ ले क्या कोई आकर? तो नीचे दिया हुआ है किस प्रकार पढ़ना चाहिए, क्या प्रक्रिया होती है, वो तो दिया है कहानी टाइप में। और मंत्र किस टाइप में दिए हैं? पद्य में, यानी 2 भागों में है, गद्य और पद्य में। किसमें? गद्य और पद्य में लिखा गया है। कौन सा काव्य? यजुर्वेद। कौन सा? और जो हिंदी का स्टूडेंट है वो जरूर जानता है पद्य और गद्य में जो
पुस्तकें लिखी जाती है और इन दोनों को साथ मिलाकर क्या कहते हैं, तो बता देना चंपू। क्या कहते हैं? चंपू काव्य है। यानी आपसे पूछा जाएगा कौन सा वेद चंपू काव्य में लिखा गया है। चंपू काव्य का मतलब होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का यूज हुआ हो। तो कौन सा है चंपू काव्य? यजुर्वेद है। कल को पूछ ले कि चंपू काव्य कौन सा है या कौन सा वेद है, तो आप सोचोगे हमको तो बताया नहीं, तो आपको यह बता दिया ना पद्य और गद्य में लिखा गया है। ये इतनी तो हिंदी की जानकारी आपको होगी। तो क्या है? चंपू काव्य है, गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है। बस इसकी इतनी बात याद रखना है। यज्ञों से संबंधित जानकारी मिलती है, कर्मकांड से संबंधित जानकारी मिलती है और आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? आर्यों के धार्मिक जीवन की लिख लेना, आर्यों के धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। बाकी ये लाइनें उतारनी है और नीचे लिखो तो लिख लेना ये एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य समझ गए होंगे, पद्य और गद्य दोनों में लिखा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? चंपू काव्य है। ये हमारा 2 नंबर वेद था। आओ 3 नंबर पर चलते हैं। क्या बात हो रही है? सामवेद की। किसकी? सामवेद की। और सामवेद में हमको किसकी जानकारी मिलती है? संगीत की जानकारी मिलती है। किसकी? संगीत की। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे प्राचीन संगीत की पुस्तक कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन संगीत की पुस्तक या ग्रंथ क्या है? तो बता देना कौन सा होगा? सामवेद होगा। क्या होगा? सामवेद होगा। संगीत के 7 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं। जो संगीतकार है, जो आप में सिंगर है कोई, तो आपको पता होगा। अब आप कहोगे सर हम सिंगर होते तो क्लास थोड़ी लेते, स्टेज प्रोग्राम करते। चलो कोई बात नहीं, नहीं हो तो याद रखना कितने स्वरों की जानकारी मिलती है? संगीत के 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। अब आप कहोगे सर थोड़ी हटके बता दो, तो हटके बात ये है मेरे लिए और आपके लिए। हमारे हरियाणा के अग्रवा से, कहाँ से? अग्रवा से एक अभिलेख मिला है। क्या मिला है? अभिलेख। उस पर संगीत के कितने स्वर लिखे हैं? 7 स्वर लिखे हैं। कितने स्वर? 7 स्वर लिखे हैं। अब आप कहोगे सर अग्रवा कहाँ है और अभिलेख क्या होता है ये बताओ। तो अग्रवा कहाँ पर है? हिसार में है या सिरसा में या फतेहाबाद में? हिसार में। आप सबने सुना होगा अग्रवा मोड़ फेमस है। तो अग्रवा से क्या मिला है? एक अभिलेख मिला। अब आपके मन में आएगा कि अभिलेख क्या होता है? अभिलेख मतलब कोई पत्थर पर लिखकर कहीं लगा दे, लकड़ी पर लिखकर लगा दें, कहीं भी लिखकर लगा दें तो क्या होता है? अभिलेख। यानी लिखकर लगा दिया वो क्या होगा? अभिलेख होगा। कोई लिखित सामग्री मिली है वो क्या होगा? अभिलेख होगा। अब आप कहोगे सर हमने तो लिखा है, सुना है कि ताम्र पत्र भी एक अभिलेख होता है। बिल्कुल होता है। स्तंभ लेख भी क्या होता है? एक अभिलेख होता है। ये प्रकार होते हैं अभिलेखों के। कोई चीज लिखी है, किसी पिलर पर लिख दी तो वो क्या हो गई? स्तंभ लेख हो गई। क्या हो गई? स्तंभ लेख हो गई। पिलर को स्तंभ भी बोला जाता है, तो क्या हो गया? स्तंभ लेख। अगर कोई चीज किसी ताम्र के पात्र पर लिख दिया, कोई ताम्र पट्टी पर लिख दी तो वो क्या हो गया? ताम्र लेख हो गया। क्या हो गया? ताम्र पत्र हो गया। अगर कोई चीज गुफा के अंदर लिख दी तो वो गुहा अभिलेख हो गया। क्या हो गया? गुहा अभिलेख होगा। अभिलेख का मतलब होता है कोई चीज लिखकर कहीं लगा देना। और आगे इसकी कैटेगरी बंट जाती है, ताम्र पत्र, स्तंभ लेख, गुहा लेख, अलग अलग होते हैं। तो अग्रवा से क्या मिला है? एक अभिलेख मिला है। उसमें संगीत के कितने स्वर मिलते हैं? 7। याद रखना। और संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ सामवेद है। और 7 स्वरों की जानकारी कहां से मिलती है? अब ये मत सोचना यहां 7 स्वर अलग है, यहां 7 स्वर अलग है। नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में 7 स्वर है, एक जैसे ये सारे गामा पादा नीसा। ठीक है, आओ अगली स्लाइड पर चलते हैं। सामवेद के बारे में इतनी बात बहुत है। और आगे आ रहा है अंतिम वेद। और अंतिम वेद का नाम है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। और अथर्ववेद में किसकी जानकारी मिलती है? तो बता देना। आप सभी के कमेंट आ रहे हैं सर बिल्कुल जी। तो अथर्ववेद में किसकी जानकारी मिलती है? जादू और टोना की जानकारी मिलती है। किसकी? जादू और टोना की जानकारी मिलती है। अब आप कहोगे सर जादू टोना समझे नहीं, तो जादू टोना नहीं समझोगे तो मैं समझाऊं कैसे? आपने सुना होगा, कहीं लिखा होगा कि उसको वश में करवाने के लिए ये मंत्र पढ़िए, या छिपा हुआ धन पाने के लिए ये मंत्र पढ़िए। वो मंत्र कहां से मिलते हैं? इसी वेद से मिलते हैं। किससे? इसी वेद से। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में सबसे पॉपुलर वेद कौन सा है,
वर्तमान में प्रसिद्ध या लोकप्रिय वेद कौन सा है? तो ये अथर्ववेद ही है, क्योंकि सबको सब कुछ चाहिए, तो यहाँ जादू टोने सब कुछ जानकारी मिलती है। अब ये मत सोचना कि बंगाली जादू सिखाया जाता है या एक कबूतर के 15 बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं। मंत्र मिलते हैं और उन मंत्रों को पढ़ने से जादू सीखा जा सकता है और हम किसी को भी वश में कर सकते हैं। अलग अलग जानकारियां मिलती है। अब गूगल पर PDF मत निकाल लेना कि वश में करना है, ऐसे करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। नौकरी लग जाना, पूरे के पूरे वश में हो जाएंगे। क्या रिश्तेदार, क्या समाज, क्या घर वाले, सब मानेंगे आपकी। पर यह बात याद रखना, जादू टोना की जानकारी कहां से मिलती है? अथर्ववेद से। यानी आपसे पूछा जाएगा कि वेद कितने हैं, तो कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 वेद। और वेदों के बाद बात होती है पुराणों की। किसकी बात होती है? पुराणों की। और पुराण कितने हैं जी, बताओ? पुराण है 18। कितने हैं? 18। ये लिख लेना लास्ट में, ठीक है। वेद कुल कितने? 4। पुराण कितने हैं? आपने सुना होगा वेदों ने पुराणों में क्या डाला। और इसके बाद आते हैं उपनिषद। क्या आते हैं? उपनिषद। और उपनिषद कितने हैं हमारे? 108 है। कितने हैं? 108 है। और अब बच गए महाकाव्य। क्या बच गए? महाकाव्य। और महाकाव्य हमारे कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2। वेदों की बात हो गई। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और पुराण 18 है। कितने पुराण हैं? 18 है। आपने कुछ के तो नाम सुने होंगे, जैसे शिव पुराण। क्या? शिव पुराण, दुर्गा पुराण और स्कंद पुराण। ये क्या है? वेद है हमारे 18। और उपनिषद कितने हैं? और महाकाव्य कितने हैं? अब कहोगे ये 2 है, 2 तो बता दो, चलो 18 नहीं बताओगे, 108 नहीं बताओगे, तो महाकाव्य एक तो है हमारा, क्या? रामायण। क्या है? रामायण। और दूसरा क्या बच गई? महाभारत। क्या बच गई? महाभारत। और महाभारत के बारे में तो हमने पढ़ा है, क्योंकि एक अलग वीडियो बनाकर डाला है। महाभारत से पीछे कई प्रश्न पूछे गए थे। रामायण के बारे में कल देख लेंगे, 5 मिनट की बात है तो कल देखेंगे। ये वेदों की बात हुई, उपनिषदों की हुई, पुराणों की हुई। इस प्रकार लिख लेना टॉपिक खत्म होने के बाद। आओ अब बात करेंगे कि इनमें से प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। आपके मन में आएगा कि सर पूछा किस प्रकार जाएगा, क्या पूछा जाएगा? तो शुरू करें फिर। प्रश्नों की क्लास आज ही ले लें या फिर कल लें, बताओ सा? आज ही करवाने हैं प्रश्न या कल करवाएं? चलो आप सभी अभी कह रहे हो तो अभी करवा देंगे। ये बात तो समझ में आई। वेद 4, पुराण 18, उपनिषद 108 और महाकाव्य कितने हैं? एक बात और बता दूं, आपसे पूछा जाएगा कि वेद त्रयी में, क्या वेद त्रयी में कितने वेद शामिल है? तो 3 वेद शामिल है। कितने शामिल है? 3 वेद है। एक वेद कौन सा शामिल नहीं है? तो बता देना अथर्ववेद नहीं है। कौन सा? अथर्व। क्योंकि पहले 3 वेद है, उनमें अच्छे जीवन की जानकारी मिलती है, हमको फायदा भी होता है उनसे। और तीसरा क्या है? उसमें जादू टोना जैसी जानकारी मिलती है, उसके फायदे भी है और नुकसान भी है। तो वेद त्रयी में किसको शामिल नहीं किया है? अथर्ववेद में। नीचे नोट लगा के लिखना, वेद त्रयी में शामिल वेद, तो तीनों के नाम लिखना। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद नहीं है, याद रखना विशेष बात। आओ आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये राजी आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? वेद कितने हैं? बताओ सा, वेद कितने हैं? तो इसका तो बच्चे बच्चे को पता है। कितने हैं? 4 वेद है। कितने हैं? 4 वेद है। ऋग्वेद में हमने देखा कि सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही है। और 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। ये बात याद रखना। नीचे ऑप्शन आ रहा है 18। क्या आ रहा है? 18। तो 18 क्या है जी, बताना मुझे। 18 क्या है? तो बता देना। 18 पुराण है। क्या है? पुराण है। पुराण है। ये लो जी, 18 पुराण। और 16 क्या है? तो बता देना ऋग्वेद के अंदर। कहां? ऋग्वेद के अंदर हमारे सनातन संस्कृति के, हिंदू धर्म के 16 संस्कार माने गए हैं। कितने संस्कार? संस्कार। और अपने में कितने हैं भाई? पता नहीं। जीवन में माना जाता है कि 16 संस्कार किए जाते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक।
पहला संस्कार होता है गर्भाधान। क्या होता है? यानी गर्भ धारण होता है, पहला संस्कार माना जाता है गर्भाधान। और अंतिम होता है अंत्योष्टि। क्या होता है? अंत्योष्टि यानी अग्नि देना। क्या? अग्नि देना, पहला संस्कार और 16वां संस्कार। आजकल सिर्फ एक संस्कार होता है जी। कौन सा होता है? 16वां, अंतिम, अंत्योष्टि यानी अग्नि। याद रखना कुल संस्कार कितने हैं हमारे? 16। और पुराण 18 और 108 क्या है? उपनिषद है। क्या है? उपनिषद। आओ सा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं आपके कमेंट नहीं देखूंगा जी, क्योंकि कमेंट देखूंगा तो टाइम लगेगा, टाइम आपका भी कीमती है और इसके बाद क्लास होनी है। तो पूछा गया सबसे प्राचीन वेद है। क्या पूछा है? सबसे प्राचीन तो कौन सा होगा? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में जादू नहीं जी, जादू नहीं, आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और अथर्ववेद में जादू टोना की। और सामवेद में संगीत की। किसकी? संगीत की। आपसे पूछा जाएगा सबसे प्राचीन, आपके कमेंट आ रहे हैं सबके सी, तो बिल्कुल सही जी। उत्तर क्या होगा? सी होगा, ऋग्वेद। अगर आपसे पूछा जाए नवीन वेद कौन सा है भाई, इनमें से सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो लास्ट में किसका नाम आता है? शुरू करते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लास्ट में आता है ना। तो सबसे नवीन कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है। वर्तमान में पॉपुलर अथर्ववेद है। आओ ये लो अगला प्रश्न। निम्न में से संगीत की जानकारी मिलती है, इनमें से बतानी है कहां से मिलती है? बताओ कमेंट करके कहां से? सामवेद से। और सामवेद में कितने स्वर मिले हैं? 7 स्वर मिले हैं संगीत के। और आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा के कहां से? अग्रवा से एक अभिलेख मिला है। कहां से? अग्रवा से एक अभिलेख मिला है, उसमें भी क्या मिलते हैं? 7 स्वर मिलते हैं लिखे हुए। कहां से? अग्रवा से। अग्रवा आता है हिसार में। आओ, यज्ञ तथा हवन की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यानी आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में। ये ऐसे भी आ सकता है, आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में कहां से जानकारी मिलती है, या यज्ञ हवन की जानकारी भी पूछी जा सकती है। तो उत्तर इसका क्या होगा? यजुर्वेद होगा, सामवेद होगा, अथर्ववेद होगा? कौन सा होगा? कन्फर्म हो? तो बिल्कुल जी इसका क्या होगा? यजुर्वेद होगा। क्या होगा? यजुर्वेद। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वेद चंपू काव्य में लिखा गया है? क्या? चंपू काव्य में लिखा गया है। तो चंपू काव्य भी उत्तर क्या होगा? यजुर्वेद का होगा। किसका होगा? यजुर्वेद का। चंपू काव्य तो आपको याद ही है, अभी तो बात की थी। गद्य तथा पद्य में लिखा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? चंपू काव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और गद्य पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है? यजुर्वेद। कौन सा लिखा गया है? यजुर्वेद लिखा गया है। आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये राजी पूछा गया जादू टोना से संबंधित, बताओ। अब ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए आपको, बस ऐसा पता होना चाहिए कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो किससे मिलती है जानकारी? अथर्ववेद से। किससे मिलती है? अथर्ववेद से। और अथर्ववेद में और कोई जानकारी मिलती है क्या? बताओ सा, और कोई जानकारी मिलती है क्या? सभा तथा समिति के बारे में जानकारी मिलती है। सभा तथा समिति के बारे में जानकारी मिलती है। अब आपके मन में आएगा कि सभा और समिति क्या है? तो ये एक व्यक्ति की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? एक व्यक्ति की पुत्री थी। बस कमेंट करके आप बता दो किसकी पुत्री थी। सभा तथा समिति किसकी पुत्री थी? ये यजुर्वेद अथर्ववेद में लिखा गया है, आपको बताना है। बताओ, निम्न में से गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। बात मंत्रों की हो रही है, ध्यान रखना, सोच के जवाब देना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद किस में मिलती है जी? कमेंट करो। सबका बी आ रहा है। पिछले का बता रहे हो या इसका बता रहे हो? शर्मिला सी, पिंकी देवी सी, पिंकी फिर सी बता रही है, रजत सी, सोनिया ठाकुर सी, सोनू टवाना सी, लक्ष्मी सी। बिल्कुल आप सबका सी एकदम सटीक है।
अगर मंत्रों के बारे में सीधा पूछे, यज्ञों के मंत्रों के बारे में, तो किसमें जानकारी मिलती है? तो बता देना किसमें? यजुर्वेद में मिलती है। किसमें? यजुर्वेद में मिलती है, ये बात का ध्यान रखना। किंतु एक नाम देकर पूछे, किसका? गायत्री मंत्र का नाम देकर पूछे तो किसका नाम बताओगे? ऋग्वेद का बताओगे। किसका बताओगे? ऋग्वेद का बताओगे। और आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र है, उसकी रचना किसने की भाई? किसने की? तो नाम बताता, विश्वकर्मा। क्या? विश्वकर्मा। आपसे पूछा जा सकता है कि देवताओं के महल कौन बनाता था? देवताओं के समय इंजीनियर कौन था? तो बता देना कौन थे? विश्वकर्मा थे। कौन थे? विश्वकर्मा। आओ, दशराग्य युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? जब ऋग्वेद की बात हो रही थी तो हमने दशराग्य युद्ध का चर्चा किया था कि कौन सी नदी के किनारे? पुरुषणी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? पुरुषणी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था। और उस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। याद रखना, ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं जी? 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा। और छोटा पूछे तो छोटा तो है दूसरा। कौन सा है? दूसरा। और बड़ा कौन सा है? 10वां। कौन सा है? 10वां। ये बात विशेष है, याद रखना। आओ अगली स्लाइड पर चलते हैं। आर्यों का मतलब क्या होता है? यानी आर्यों का अर्थ क्या है? उच्च, निम्न, शूद्र या वैश्य? बताओ इसका क्या होगा? आर्यों का मतलब क्या है? उच्च होता है, निम्न होता है, श्रेष्ठ होता है? आपको क्या लगता है? ऑनलाइन वालों आपको क्या लगता है? आपको तो सबको सटीक लगता है। उत्तर क्या होगा? उच्च होगा। क्या होगा? उच्च होगा। उच्च बोलो या श्रेष्ठ बोलो, बात क्या है? एक ही है। क्या है? एक ही है। आपसे पूछा जाएगा कि आर्यों की भाषा कौन सी थी? क्या थी? बिल्कुल जी, आपका सही। और इनकी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। क्या थी? ग्रामीण है। और आए कहां से थे? तो वो तो अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। गंगा झा कहते हैं ये तो पंजाब और हरियाणा के थे, मूल थे यहीं के। पर दयानंद सरस्वती कहां के बताते हैं? तिब्बत का बताते हैं। कहां का बताते हैं? तिब्बत का बताते हैं। और हमारे मैक्स मुलर कहां के बताते हैं? मध्य एशिया से बताते हैं, सेंट्रल एशिया से बताते हैं। याद रखना, अलग अलग लोग अपनी अपनी जानकारी बताते हैं। किंतु अभी राखी गढ़ी से कुछ अवशेष मिले हैं हमको, वहां के अवशेष बताते हैं कि यार ये मूलतः कहां के थे? यहीं के थे, भारत के थे। पर वो आगे आएगी थ्योरी नहीं, इतिहासकार बताएंगे तब लिखवाए ना। मैं लिखवा कर चला जाऊं और कल को लोग कह दे नहीं ये तो गलत है, ये तो फिर गलत हो जाएगा मेरे साथ और आपके साथ। आओ चलते हैं। वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? क्या पूछा है? वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश? बताओ सा, ये प्रश्न खतरनाक है, हमने बात नहीं की। किसे कहते हैं बताओ सा? मध्य एशिया। बिल्कुल सही जी। आर्य लोग लोहे का उपयोग करते हैं। सबसे पहले लोहे का उपयोग आर्यों ने किया था, क्योंकि युद्ध हुआ था दशराग्य, और इस युद्ध में हथियार चले थे। वो हथियार किसके बने थे? लोहे के बने थे। किसके बने थे? लोहे के। और वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? हरियाणा को कहते हैं। गंगा झा कहते हैं कि हरियाणा में आर्य पैदा हुए थे। हरियाणा ही मूल स्थान है किनका? आर्यों का। आओ, आर्य सभ्यता थी, क्या थी? ग्रामीण, नगरीय, शहरी, ए और बी दोनों? ये नहीं लगता क्या आपको किसी को? ए बी दोनों? ग्रामीण, नगरीय, शहरी, ए बी दोनों? चलो कमेंट करो, इसके बारे में बात करेंगे। रानी देवी बता रही है ए होगा, सुरेश जी बता रहे हैं ए होगा, सोनिया ठाकुर बता रही है ए होगा, पिंकी बता रही है ए होगा। डी नहीं लगता क्या किसी को? चलो ये तो ठीक है, डी नहीं लगा, वरना ए बी देखते हैं हम। ए बी की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? ग्रामीण होगा। क्या होगा? ग्रामीण होगा। सिंधु सभ्यता क्या थी? शहरी थी। क्या थी?
शहरी। अगर मुख्य व्यवसाय पूछे इनका क्या था, आर्यों का कृषि था। क्या था? कृषि था। आओ ये लो आपकी स्क्रीन पर पूछा गया आर्यों की भाषा क्या थी? हिंदी, बंगाली, पंजाबी, संस्कृत। ऑप्शन भी खतरनाक बनाए। उत्तर सबको क्या आता है? बिल्कुल आता है। क्या होगा? बिल्कुल जी। आपसे पूछा जाएगा कि सभी भाषाओं की जननी, जितनी भी भाषा चल रही है दुनिया में, इंग्लिश हो या फ्रेंच हो, हरियाणवी हो या राजस्थानी, उनकी जनक या उनकी मम्मी कौन सी है? यही होगी। याद रखना, सभी भाषाओं की जननी, भाषाओं की जननी है। क्योंकि सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई थी। क्या आई थी? वैदिक संस्कृत आई थी। फिर आई लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वेदों तक सीमित रही, क्योंकि वैदिक संस्कृत बहुत कठिन थी, लोगों के समझ में नहीं आई। फिर नई भाषा बनी, कौन सी? लौकिक संस्कृत। 1 मिनट बात करते हैं थोड़ी सी हटके, कर लें क्या? आप बताओ। सबसे पहले कौन सी आई थी तो बता देना। वैदिक संस्कृत। कौन सी आई थी? वैदिक संस्कृत। यानी वेदों में जो संस्कृत थी उसको क्या बोला गया? वैदिक संस्कृत। और वो लैंग्वेज लोगों को कठिन लगी। तो भाषा का एक रूल होता है, भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। कहाँ? भाषा सरल से कठिन से सरल की ओर चलती है। तो आर्यों ने एक नई भाषा का विकास किया, उसको बोला जाता था लौकिक संस्कृत। क्या बोला जाता था? लौकिक संस्कृत। यानी जो लोगों में विकसित हुई उसको बोला गया लौकिक संस्कृत। और जो एक बची रही वो कौन सी थी? संस्कृत। क्या? संस्कृत रही। लौकिक संस्कृत आर्यों की बोलने की भाषा थी और लिखने की कौन सी थी? संस्कृति थी। अब हम बोलते हैं कई बार गांव में, हम पूछते हैं कि कितना टाइम हो गया, हम लिख सकते हैं क्या ऐसे कितना टाइम हो गया? नहीं लिख सकते। हमको लिखना पड़ता है कितना टाइम हो गया या कितना समय हो गया। तो लौकिक संस्कृत क्या थी? बोलने की थी। बोलने की अलग हो सकती है जी, अभी बात की है ना, कितना टाइम हो गया, ऐसे लिख नहीं सकते। बोलने की क्या हुई? लौकिक संस्कृत। और लिखने की कौन सी रही? संस्कृत। और इसी लौकिक संस्कृत से आगे जाकर अलग अलग भाषाएं निकली। सोर सैनी अपभ्रंश, गुजरी अपभ्रंश। और इसी सोर सैनी से हमारी हरियाणवी का उद्भव होता है। कभी भाषा के बारे में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया से किसने बताई? बताओ। आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया से किसने बताई? दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक या मैक्स मुल्लर? या ए बी दोनों होगा? बताओ इसका उत्तर। रजत बता रहे हैं जी सर, शर्मिला, पवन, सुरेश, सीमा, सोनिया, पिंकी। बिल्कुल आप सभी का सटीक आ रहा है। क्या? मैक्स मुल्लर। इसका उत्तर क्या होगा? मैक्स मुल्लर। मैक्स मुल्लर की थ्योरी हमने बार बार पढ़ी है, बार बार चर्चा की है, याद हो गई होगी। दयानंद जी कहां से बताते हैं जी? तो बताओ। और दयानंद को क्या माना जाता है? आर्य समाज का संस्थापक है। क्या माना जाता है? आर्य समाज का संस्थापक माना जाता है जी। आर्य समाज का प्रभाव हमारे पूरे हरियाणा में दिखता है और राजस्थान के भी कुछ जिलों में दिखता है जहां बॉर्डर लगती है हरियाणा की राजस्थान के साथ। और बाल गंगाधर तिलक, बताओ इन्होंने कहां से बताई है? ये कहते हैं आर्यों की उत्पत्ति कहां से हुई है। सही है क्या ये बात? उत्तरी ध्रुव बताता है। क्या बताता है? उत्तरी ध्रुव है। और हमारे दयानंद सरस्वती बताते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति हुई कहां से हुई है और कहां था उनका मूल स्थान? तो तिब्बत है। क्या बताते हैं? तिब्बत है। आओ सबका उत्तर तिब्बत आ रहा है। थारे की बात हो रही है, बता दी थे, सुने को नहीं के धीरे बोलो थे। बताओ आर्यों की पवित्र नदी कौन सी थी? ये बताओ। सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना। पवित्र नदी कौन सी थी आर्यों की? ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि आर्य सबसे पवित्र किसे मानते थे? तो वो तो कमेंट करके आप बताओगे। मेरे तो याद रहता नहीं जी, इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं। सबका उत्तर भी आ रहा है। चलो आप बता रहे हो तो सही है। क्या थी? सरस्वती थी। क्या थी? सरस्वती। अगर आपसे पूछा जाए महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। अगर महत्वपूर्ण पूछी जाए तो कौन सी होगी? सबसे महत्वपूर्ण नदी तो सिंधु थी। क्या थी?
सिंधु थी, किंतु पवित्र कौन सी है? सरस्वती। अब बात आप पूछोगे कि सर ऐसे कैसे घुमा रहे हो बात को, कभी पवित्र बता रहे हो कभी महत्वपूर्ण बता रहे हो। तो सुनो मेरी बात, मैं लिख देता हूं पहले महत्वपूर्ण आगे नाम। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण नदी कौन सी है जी? सिंधु। और पवित्र कौन सी है? और आज हमारे लिए कौन सी पवित्र है जी? गंगा है। कौन सी है? गंगा है। और अपने लिए महत्वपूर्ण कौन सी है? गंगा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए पवित्र है। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण वो होगी जो हमारे नहर से पानी लाए या हमारे खेत में पानी आए उस नदी का, वो होगी ना। जो हमारे खेत में सिंचाई करवाए वो क्या होगी? हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। समझ में आ रही ये बातें? पवित्र तो कौन सी थी? सरस्वती। किंतु सबसे ज्यादा काम या व्यापार होता था किससे होता था? सिंधु से होता था। सिंधु से ही पानी लगाते थे खेतों में। कौन? यहाँ के लोग। और मछली पालन यहीं से करते थे। कौन? आर्य। तो महत्वपूर्ण अलग होती है और पवित्र अलग होती है। महाकाव्य कितने हैं बताओ? महाकाव्यों की बात हो रही है। बिल्कुल हमारे लिए, हाँ कुछ का उतर आ रहा है, गंगा यमुना। बिल्कुल कितने हैं महाकाव्य? तो बता देना कितने हैं। 2 है। पहले का नाम है महाभारत और दूसरे का नाम है रामायण। अब आप ये बता दो, महाभारत की क्लास तो मैंने डाली थी, रामायण की डालनी है क्या? अगर आप कहोगे तो डाल देंगे, अगर आप कहोगे नहीं डालनी तो नहीं डालेंगे। और वेद त्रयी में कितने वेद शामिल है? 3 है। तो कौन सा शामिल नहीं है? अथर्ववेद शामिल नहीं है। याद रखना, वेद त्रयी में 3 शामिल है, अथर्ववेद शामिल नहीं है। और वेद कितने हैं? 4। और दुनिया में भगवान कितने हैं? 1 है। तो धन्यवाद। अब मुझे बता दो, क्लास शायद ए1 नहीं रही है, खराब तो नहीं रहेगी अब। तो आज की क्लास समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब डेली आ जाया करो कितने 2:30 पर। और कल की क्लास हमारी होगी हरियाणा के जनपद, यानी इसके बाद क्या शुरू होती है? जनपद शुरू होती है। ऐसे नहीं कि एक एक टॉपिक बीच बीच में चक्रे, नहीं, बीच से नहीं चक्रे, हमारे अनुसार चल रहे हैं। तो आपका धन्यवाद। जय हिंद,